हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ पे आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है वो इस वीडियो को लाइक करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो। गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उस लिंक से जो है वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही डाउनलोड करोगे उसके बाद ये फर्स्ट विंडो जो है वो ओपन होगी, उसमें आप अपनी ईमेल के थ्रू इसको लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन करोगे ये दूसरी विंडो ओपन होगी और इसमें ये क्रैक करंट अफेयर्स पे आप क्लिक करेंगे और उसमें आप हमारी सब्सक्रिप्शन को जो है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन यार आप लोग क्यों परचेज करेंगे और आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यार कैसे ये सब्सक्रिप्शन हमें बेनिफिशियल रहेगी और किस तरह से वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो ये आपको देंगे डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर में हम आपको 3 तरह के सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक सेक्शन में आपको डिटेल्ड करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब डिटेल्ड होंगे ये पूरे उस दिन के। फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी वही करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे। नेक्स्ट, फिर आप एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट दे सकते हो, अपने आप को जान सकते हो कि कितना मुझे याद रह रहा है और कितना और डेली वाइज रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट है दोस्तों वीकली करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे फिर से। उन 3 सेक्शंस में सबसे पहले सेक्शन में होगा डिटेल्ड करंट अफेयर वीक वाइज। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिटेल्ड करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे, लेकिन वो भी वीक वाइज होगा। नेक्स्ट होगा टेस्ट, वो आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो टेस्ट को दे सकते हो और देख सकते हो कि हमें कितना करंट अफेयर याद रहता है। नेक्स्ट होगा मंथली करंट अफेयर सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आपको कई तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ का मतलब है कि डिटेल्ड करंट अफेयर्स आपको पूरे महीने का मिलेगा इस पीडीएफ के अंदर। फिर आपको इस रिवाइज करोगे क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ फॉर्मेट से, ताकि क्वेश्चन एंड आंसर में भी आपको पता लग जाए कि किस तरह से करंट अफेयर जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट, टॉप 100 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स उसी महीने के आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हो। एक मिलेगी आपको पॉकेट पीडीएफ, मतलब आप एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी में करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों डेली, वीकली और मंथली सेक्शन। लेकिन हमने स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क हम कैसे करेंगे? कुछ अलग तरह की करंट अफेयर पीडीएफ के थ्रू, जैसे कि आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके थ्रू आप बहुत चीजें सीख सकते हो। मतलब जैसे कि कुछ एग्जाम में अपॉइंटमेंट ज्यादा आ रही हैं, कुछ एग्जाम में स्पोर्ट्स का ज्यादा आ रहा है, कुछ में नेशनल अफेयर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो उस तरह से आप उस टॉपिक को एग्जाम से पहले जो है वो रिवाइज कर सकते हो। ये टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको क्या करेगी? हेल्प करेगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर, तो ये सारे करंट अफेयर जो है वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। नेक्स्ट होगा बैंकिंग अवेयरनेस। जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है वो हम बैंक के लिए 2 सेक्शन लेके आते हैं, जिसमें आपको एक तो बैंकिंग एंड इकोनॉमी का पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे। दूसरा, आप एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट दे सकते हो, देख सकते हो कि कितना जो है वो हमें ये याद रहता है। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ, जो हर एग्जाम के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपका कोई भी एग्जाम है उसमें आप इस पीडीएफ को यूज करते रहते हो, हम मंथली इसको कंपाइल करते रहते हैं। नेक्स्ट होंगे स्पेशल करंट अफेयर, मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें आपको डिटेल्ड बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि किस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट होगा स्टेट करंट अफेयर। स्टेट करंट अफेयर्स मतलब जितनी भी स्टेट्स और यूटीज, हम सारी स्टेट्स और यूटीज को कवर कर रहे हैं, क्योंकि यार आप साथ में स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो भी आपको साथ में मिलेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हम आपकी करंट अफेयर की प्रेपरेशन करवाएंगे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो गाइस, आप अभी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नाम मैं बता चुका हूं, करियर्स क्लाउड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। जैसे ही क्रैक करंट अफेयर्स पे क्लिक करोगे तो 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मतलब ओनली फॉर 2021, 2 साल की मतलब 2021 और 22 दोनों के लिए आप सब्सक्रिप्शन को परचेज जो है वो कर सकते हैं। और दोनों का प्राइस है बहुत ही कम रखा गया है और उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस कोड का यूज करोगे #10 का, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जो कि 6 मंथ की भी और 1 साल की दोनों ही अवेलेबल हैं, वो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम आपको बताइए, affairscloud.com/current affair। वहां से आप परचेज कर सकते हो। उसमें भी आप ये कोड यूज करेंगे और मात्र बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आपको 2020 का 6 महीने का करंट अफेयर या 1 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 1 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर, मतलब आज का करंट अफेयर। और उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, जो अभी अभी इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, शेयर करना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है। 700 प्लस गोल हमने रखा हुआ है कि ये गोल को हमने अचीव करना है। तो यार 700 गोल
गोल्ड आपके लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए बहुत कुछ है, तो इसको अचीव जो है वो आपने करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज विच वाज कंडक्टेड एट बखलो हिमाचल प्रदेश। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जो कि कहां पे हुई है? हिमाचल प्रदेश। आजकल जगह भी पूछ रहे हैं दोस्तों कि कहां पे वो एक्सरसाइज हुई है, तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि पहले क्या करते थे, पहले कंट्री का नाम पूछते थे, अब एक्सरसाइज का नाम भी पूछते हैं, अब जो है वो जगह भी पूछ रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में हो रही है, इंडियन ओशन में हो रही है, तो ये आपने याद रखना है कहां पे हुई है? हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो दोस्तों एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार 2021। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, और बहुत से बच्चों ने आंसर बता भी दिया है। लेकिन इन ऑप्शंस के अंदर जो आपको ए, बी और डी ऑप्शन दिख रही है वो भी यार आपके काम की है। जैसे कि आप देख रहे हो ये मालाबार एक्सरसाइज या संप्रीति 9 देख लो पहले। संप्रीति 9 जो एक्सरसाइज है वो किस किस की है? इंडिया और बांग्लादेश की है, तो ये तो आप याद रखोगे। रिसेंटली बांग्लादेश के साथ पास एक्सरसाइज भी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज दोस्तों 3 कंट्रीज की जो है वो एक्सरसाइज है। कौन कौन सी? यूएस है इसमें, इसमें इंडिया है, और साथ में इंडिया के कौन है हमारे पास? ऑस्ट्रेलिया भी है दोस्तों। तो 3 कंट्रीज हैं। फिर है हमारे पास इंद्रधनुष 5, ये आपको पता है इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स। रॉयल एयरफोर्स का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? यूनाइटेड किंगडम की। तो इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड किंगडम एयरफोर्स की ये एक्सरसाइज है। तो सारी याद रखनी है, लेकिन इंडिया और यूएस की जो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में हुई है वो है वज्र प्रहार 2021, तो ये जरूर याद रखेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, हिमाचल प्रदेश में हुई है। 2-3 पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं। ये 11th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, वज्र प्रहार का, और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों कंट्रीज में जो रिलेशन है वो तो अच्छे होंगे ही होंगे, और साथ में दोनों कंट्रीज की जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है उसको भी ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। और रिसेंटली मैं बता चुका हूं इंडिया और यूएस, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और वियतनाम, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो पासेक्स एक्सरसाइज भी कर चुकी हैं। लेकिन इंडिया और यूएस की कहां पे हुई थी? बे ऑफ बंगाल के अंदर हुई थी। तो आपने एक बात और याद रखनी है कि युद्ध अभ्यास 20 भी जो है वो एक रिसेंटली एक्सरसाइज हुई थी, जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुई थी, और वो कहां पे हुई थी? ये हुई थी राजस्थान के अंदर। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि अगर आपको पूछ लें वज्र प्रहार वो कहां पे हुई है, तो आप फटाफट आंसर लगाओगे हिमाचल प्रदेश में। अगर आपको पूछ ले युद्ध अभ्यास कहां पे हुई है, तो आप फटाफट आंसर दोगे राजस्थान। तो इस तरह से हमने स्मार्ट वर्क करना, और एक छोटे छोटे नोट्स जो है वो हमने क्रिएट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द 2021 ISSF वर्ल्ड कप। तो यहां पे सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि यार ये ISSF होता क्या है। ISSF का स्टैंड मतलब है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, मतलब ये किसकी चैंपियनशिप होगी? शूटिंग का वर्ल्ड कप हो गया। तो याद रखना है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसमें राइफल भी आता है, पिस्टल भी आता है, शॉटगन भी आता है, लेकिन इतना मतलब आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं। 3 तरह के जो है वो इसमें इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है ये भी आपने याद रखना है। ये होस्ट कहां पे हुई है दोस्तों? इंडिया ने इसको होस्ट किया, और ये इवेंट कहां पे हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर ये इवेंट हुए हैं। तो इस चीज को भी आपने साथ में याद रखना है। ये 18 से लेकर 29 मार्च के बीच में किए गए हैं। तो कौन सी कंट्री ने? वैसे तो इसमें 43 कंट्रीज ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, और 300 शूटर्स थे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, लेकिन इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जो हैं वो जीते हैं। और दूर दूर तक इंडिया के कोई भी कंट्री ऐसा नहीं था जो मैच करता हो। मतलब इंडिया जो है वो यार छा गया इसके अंदर, और इंडिया ने टोटल 15 गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं। 9 मेडल जो हैं वो सिल्वर जीते हैं, और 6 मेडल जो हैं वो ब्रॉन्ज जीते हैं। लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो याद रखोगे कि गोल्ड किसने जीता है, सिल्वर किसने जीता है, या ब्रॉन्ज किसने जीता है, क्योंकि ये टोटल मिला के दोस्तों कितने मेडल हो जाएंगे? 30 मेडल्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें अलग अलग इवेंट्स हैं, लाइक एक इंडिविजुअल इवेंट है, टीम इवेंट है, और आप कहोगे मिक्स्ड टीम इवेंट्स हैं। तो मतलब सब में आपने याद नहीं रखना, लेकिन आप इंडिविजुअल वाला अगर थोड़ा सा देख जाओ तो वो आपके लिए जो है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे आपको पूछा जा सकता है। तो इंडिया का पहला स्थान रहा है, यूएसए जो है वो सेकंड रैंक पे रहा है, क्योंकि यूएसए ने जो है वो टोटल कितने मेडल जीते हैं? 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं। इटली का जो है वो तीसरा स्थान रहा है, और इटली ने टोटल मेडल कितने जीते हैं? 4 मेडल जीते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 18 से लेकर 29 मार्च तक हुआ है ये, और इंडिया ने इस टैली में टॉप किया है, जिसमें से 15 गोल्ड जो है वो इंडिया ने जीत लिए हैं, और टोटल 30 मेडल जो है वो इंडिया ने जीते हैं। इसमें 3 इवेंट थे, राइफल, पिस्टल और शॉटगन, और इंडिया ने इसमें टॉप किया। मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं, लेकिन यार आप 3 मैं बता चुका हूं आपको। इंडिविजुअल इवेंट में आप ये 3 नाम जरूर एक बार पढ़ लेंगे।
ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल में गोल्ड जीता है, सिर्फ नाम याद रखना आपने। चिंकी यादव, इन्होंने वुमेन में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट यशस्विनी सिंह देसवाल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो यार मतलब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि मेन वुमेन किसमें, बस सिर्फ नाम याद रखना है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अदरवाइज गोल्ड मेडल जीतने वाले 15 हैं टोटल, तो इसलिए सिर्फ 3 याद रखना है क्योंकि ये इंडिविजुअल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इंडियन शूटर, रिसेंटली मैं आपको एक न्यूज बता रहा हूं, इंडियन शूटर इलेवनिल व्लेवरिन वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन इवेंट इन द शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020। ये रिसेंटली हुई थी और हमने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर भी किया था कि यार ये जो शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल है ये वर्चुअली हुई थी और इसके अंदर जो गोल्ड मेडल जीता है वो इलेवनिल व्लेवरिन ने जीता है, लेकिन इसमें सिल्वर मेडल जो है वो किसने जीता था, साहू तुषार ने जीता था। ये भी आप याद रख सकते हो, किसने जीता था, शाहू तुषार। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन इलेवनिल ने गोल्ड मेडल जीता था शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल के अंदर। और रिसेंटली आपने एक बात और याद रखनी है कि जो कुवैत शूटिंग फेडरेशन की तरफ से एक एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप करवाई गई थी जिसमें इंडिया की तरफ से जो है वो 11 मेडल जीते गए थे। ये भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया था। कुवैत शूटिंग फेडरेशन की तरफ से फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप करवाई गई थी जिसमें इंडिया ने 11 मेडल जीते थे और इंडिया उसमें भी टॉप किया था मेडल, मतलब शूटिंग में इंडिया जो है वो आगे निकल चुका है। और दोस्तों ये शूटिंग इवेंट्स जो है वो कौन करवाता है ये आपको पता लग चुका, आईएसएसएफ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और हेडक्वार्टर इसका कहां पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा म्यूनिच के अंदर। कहां पे मिलेगा, म्यूनिच। म्यूनिच कहां पे दोस्तों, ये है जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द रिसिपिएंट ऑफ सरस्वती सम्मान 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं एक अवार्ड की और वो अवार्ड भी दोस्तों बहुत ही फेमस है और वो अवार्ड हमारे पास कौन सा है, सरस्वती सम्मान 2020। और पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सरस्वती सम्मान अवार्ड कौन देता है, ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। और इसका गठन जो है वो कब किया गया था, इसका गठन 1991 में किया गया था और ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो है वो माना जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो है इंडिया का माना जाता है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, 15 लाख रुपए जो है वो दोस्तों इसमें दिए जाते हैं। और ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस जो कि हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 8वें शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है, तो उसमें आउटस्टैंडिंग काम के लिए जो है वो ये मिलता है। और मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं कि ये राइटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ये राइटर बिलोंग करते हैं मराठी से। ये राइटर बिलोंग करते हैं मराठी से। और आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका, और आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो याद रखना है दोस्तों आंसर क्या होगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो बाकी जो आप नाम देख रहे हो वो भी आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे अवार्ड की, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे ना पंडित सतीश व्यास। ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन्होंने तानसेन म्यूजिक अवार्ड जो है वो जीता था। याद रखना है कौन सा, तानसेन म्यूजिक अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता था। नेक्स्ट अभिनव कला परिषद, इन्होंने भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी के अंदर जो है वो तानसेन म्यूजिक अवार्ड जो है वो जीता था। तो इसका मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी में पंडित सतीश व्यास का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वसुदेव मोही। तो ये नाम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 2019 का जो है वो सरस्वती सम्मान जीता था दोस्तों। और इनकी एक आप कह सकते हो स्टोरी सीरीज थी जिसका नाम था चेक बुक। क्या नाम था, चेक बुक। तो उसके लिए इनको मिला था सरस्वती सम्मान और ये कौन सी लैंग्वेज में थी, सिंधी लैंग्वेज में थी दोस्तों। तो कितनी चीजें देखो एक क्वेश्चन के अंदर मिल रही हैं आपको, लेकिन सरस्वती सम्मान 2020 जो है वो आपने भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। और इनको कौन सी बुक के लिए या नॉवल के लिए ये अवार्ड मिला है, तो ये आपने याद रख लेना है। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। इनको मिला है दोस्तों अपनी नॉवल, किसके लिए, सनातन के लिए। किसके लिए, सनातन के लिए। तो इसमें सोशल कल्चर जो है वो बताया है, अनटचेबल्स के लिए बताया हुआ है। जैसे सनातन धर्म की हम बात करते हैं तो सोशल कल्चर स्ट्रगल बताया हुआ है अनटचेबल्स का, छुआछूत जो मानते थे कि ये निचली कास्ट का है, तो उसका स्ट्रगल जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो नॉवल का नाम जरूर याद रखना है, सनातन। तो नाम क्या होगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। बुक का नाम हो गया सनातन और इनको मिला सरस्वती सम्मान 2020। कौन सी लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में। तो कितनी चीजें आपको फिर से क्वेश्चन के अंदर पता लग चुकी हैं, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच स्टेट गेट्स फर्स्ट फॉर्मल इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम स्कूल, जिसका नाम है नाइब्यू नवगम यरको। तो नाम थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है और यहां से नाम से पता लग रहा है कि वो स्टेट कौन सी है दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न कोई स्टेट है। और नॉर्थ ईस्टर्न अगर स्टेट है तो यार चारों ही ऑप्शंस जो है वो कौन सी आ गई, नॉर्थ ईस्टर्न आ गई, तो ये डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन।
लेकिन एक बार हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होगा। नाइब्यू का जो मतलब है उसका मतलब है पंडित, मतलब हम कह सकते हैं इसका मतलब है प्रीस्ट, पंडित। नवगम का मतलब है नॉलेज, क्या है, नॉलेज, मतलब वो बंदा जिसके पास विजडम है, जिसके पास नॉलेज है, उसको हम क्या कहते हैं, नवगम। और यर्को का मतलब है लर्निंग इंस्टीट्यूट, क्या है, लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका मतलब। और इसमें क्या सिखाया जाएगा, इसमें कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, इंडिजीनियसली लैंग्वेज उस स्टेट की, ये जो है वो सिखाया जाएगा। और मैं आपको हिंट देता हूं कि इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है। एक तो किरण रिजिजू जी ने किया है, जो कि हमारे क्या हैं, हमारे स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब कौन, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पेमा खांडू जी की। तो पेमा खांडू जी कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये सबको पता है, और ये मैं बात कर रहा हूं कौन सी स्टेट की, अरुणाचल प्रदेश की। तो ये याद रखना है कि ये पहला स्कूल है ऐसा जो स्पेशली इंडिजीनियसली लैंग्वेज कल्चर के बारे में जो है वहां पे क्या करेगा, बताएगा। तो आप यहां पे भी देख सकते हो नाइब्यू, नवगम, यर्को। तो एक बार पढ़ना है, मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। और कहां पे खोला गया है, ये कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। नाइब्यू का मतलब पंडित, नवगम का मतलब जिसके पास नॉलेज और विजडम है, यर्को मतलब इंस्टीट्यूट। और ये क्या करेगा, ये इंडिजीनियसली ट्रेडिशन जो स्टेट के हैं, कल्चर और लैंग्वेज को क्या करेगा, सिखाएगा। तो ऑलरेडी हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर चुके हैं, पेमा खांडू जी हैं। गवर्नर जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के कौन हैं, वो हैं बीडी मिश्रा जी। कौन है, बीडी मिश्रा जी। और साथ ही साथ हम एक चीज और करते हैं, अगर स्टेट का क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या है दोस्तों, वो है नेशनल पार्क्स। दो नेशनल पार्क्स जो है वो आप क्या रखोगे, यहां पे याद रखोगे। वो दोनों नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, एक तो यहां पे आपको मिलेगा मॉलिंग नेशनल पार्क, बिल्कुल याद रखेंगे। एक आपको मिलेगा नामदफा नेशनल पार्क, कौन सा, नामदफा नेशनल पार्क। ये दोनों के दोनों अपने याद रखने कहां पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में। अदरवाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सी हैं, यहाँ पे ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इवन आप यहाँ पे एक आपको मिलेगा टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बहुत सी हैं, लेकिन आपने दो नेशनल पार्क जो हैं वो जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अब हमारे पास आ चुका है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से यार आपको कहना चाहूंगा कि 700 प्लस लाइक्स का टारगेट है, तो हमें इसको अचीव करना है। शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, हु अटेंडेड 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंटल बैंक 2021। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो कीवर्ड क्या है, एक तो ये एनुअल मीटिंग है इसकी, ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक हमारे पास यहां पे इंपॉर्टेंट है न्यू डेवलपमेंटल बैंक। तो यार ये जो न्यू डेवलपमेंटल बैंक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ब्रिक्स बैंक। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये पता होगा कि इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स का मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की। ये बैंक दोस्तों, ब्रिक्स ग्रुप तो चलो 2009 में बना था, ब्रिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिक्स बैंक जो ये न्यू डेवलपमेंटल बैंक है, ये कौन से ईयर में इसका गठन किया गया था, 2014 में इसका गठन किया गया था। और इसमें बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो इन कंट्रीज के अंदर चलाए हैं। इवन लोन भी बहुत सी कंट्रीज को दिया। रिसेंटली रशिया को 1 बिलियन USD का लोन इसने दिया है, वो भी कोविड-19 से लड़ने के लिए। मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स को किस तरह से इंप्रूव किया जा सके, नए पेशेंट्स जो वो आ रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पैसा जो है वो रशिया को दिया गया है। मतलब ये हर कंट्री को हेल्प करता है, मतलब जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनको क्या करता है, हेल्प करता है। 2014 में इसका गठन किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू डेवलपमेंटल बैंक का कहां पे है, ये आपको मिलेगा शंघाई के अंदर। शंघाई मतलब चाइना के अंदर। तो आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, ये मीटिंग अटेंड की है हमारी निर्मला सीतारमन जी ने। मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसको अटेंड किया। लेकिन ये पैंडेमिक के कारण, कोविड के कारण ये मीटिंग जो है वो वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी। इसका थीम क्या है, न्यू डेवलपमेंट पैराडिगम्स द एवोल्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यहां पे देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंटल बैंक। तो आप यहां पे देख सकते हो थीम ऑफ एनुअल मीटिंग क्या है, न्यू डेवलपमेंटल पैराडिगम्स द एवोल्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपने सिर्फ फर्स्ट जो है स्टार्टिंग वाली लाइन जो है वो ये याद रखनी है, आपको पूछा जा सकता है कि क्या थीम है। तो ब्राजील, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका की तरफ से इसको अटेंड किया गया, क्योंकि ये बाकी कंट्रीज भी जो है वो क्या है, मेंबर हैं। साउथ अफ्रीका बाद में बना है, अदरवाइज बाकी सारी कंट्रीज जो है वो स्टार्टिंग से ही मेंबर हैं। नेक्स्ट, एनडीबी ने अप्रूव किया है 1 बिलियन USD लोन रशिया को देना है। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2014 में ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, और प्रेसिडेंट कौन है, मार्कोस प्राडो त्रोजियो। तो यार सिर्फ मार्कोस प्राडो याद कर लें, तो उससे आपको थोड़ा सा क्या रहेगा, याद रहेगा।
और रिसेंटली जैसे रशिया को 1 बिलियन USD का लोन मिला है, वैसे ही इंडिया को भी $1 बिलियन का लोन जो है वो मिला था। वो भी दिसंबर 2020 में मिला था, वो भी कोविड-19 सिचुएशन के लिए मिला था। तो ये भी याद रखना, ये भी एनडीबी की तरफ से ही दिया गया था। इवन एनडीबी के बारे में एक बात और याद रखनी है दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने $241 मिलियन का लोन दिया था मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो कि मैं बात कर रहा हूं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। मतलब $500 मिलियन अलग से दिया है, मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए अलग से दिया है, मतलब $500 मिलियन जो है वो भी अलग से लोन दिया है। वो किसके लिए दिया है? वो दिया है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए। और ये $241 मिलियन जो है मुंबई मेट्रो रेल, मतलब टोटल $741 मिलियन जो है वो लोन अलग से दिया है, $1 बिलियन अलग से दिया। तो बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इंडिया को मिल चुकी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच कंपनी विल सेट अप अंडरग्राउंड केबल्स टू कनेक्ट अमेरिका विद साउथ ईस्ट एशिया। और इसमें साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज जो है वो चुनी गई हैं? वो एक तो सिंगापुर चुना गया है दोस्तों, एक इंडोनेशिया चुना गया है। ये दो कंट्रीज को कनेक्ट किया जाएगा अमेरिका से लेके सिंगापुर और इंडोनेशिया तक, और ये केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। ये इनिशिएटिव दोस्तों किसका है? ये फेसबुक का इनिशिएटिव है, लेकिन किसके साथ मिलकर करेंगे? गूगल के साथ। मतलब आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड सी होगा। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यार अमेरिका देखो और इधर इंडोनेशिया देखो आप, और उन दोनों को आपस में क्या किया जाएगा? कनेक्ट किया जाएगा थ्रू दी केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंगापुर दिख रहा है आपको, तो इस तरह से जो है वो कनेक्ट किया जाएगा इंडोनेशिया के साथ, फिर इंडोनेशिया को आगे कनेक्ट किया जाएगा और साउथ ईस्ट एशिया अमेरिका के साथ अंडर सी केबल्स जो है वो लगाई जाएंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो, फेसबुक हैज पार्टनर विद गूगल एंड अदर रीजनल टेलीकॉम कंपनीज लाइक इंडोनेशिया की टेलीकॉम कंपनी, सिंगापुर की टेलीकॉम कंपनी, क्योंकि वो साथ देंगी तभी जो है क्या हो पाएगा, ये आगे बढ़ पाएगा। और अगर मैं एक बात करूंगा यहाँ पे, इंडोनेशिया की जो टेलीकॉम कंपनी है उसका नाम है एक्सेल एक्जिटा, लेकिन आपने याद नहीं रखना, एक्सेल एक्जिटा वो इंडोनेशियन टेलीकॉम कंपनी है, वो इसमें काम कर रही है। तो इनको जो है वो क्या किया जाएगा? कनेक्ट किया जाएगा। और इसमें सिंगापुर और इंडोनेशिया को आपस में इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू जोड़ा जाएगा। फेसबुक ऑलरेडी 3000 किलोमीटर की फाइबर जो है वो इंडोनेशिया के लिए डेवलप कर चुका है, ताकि वहां पे वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो क्या हो सके? तैयार हो सके। तो दो अंडरसी केबल्स हैं, एक का नाम है एको, एक का नाम है बाइफोरोस्ट। याद रखना है, एक का नाम है एको, एक का नाम है बाइफ्रॉस्ट। जो एको है वो फेसबुक की तरफ से जो है वो गूगल के साथ पार्टनरशिप करके इंडोनेशिया में जो है वो बिछाई जाएगी। ये कहां पे बिछाई जाएगी? इंडोनेशिया में। ये अंडर सी केबल जो है वो बिछाई जाएंगी, और इसका टारगेट है कि ये 2023 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और बाइफ्रॉस्ट जो है वो सिंगापुर में भी और इंडोनेशिया दोनों में ही बिछाई जाएंगी, लेकिन इसका टारगेट क्या है कि ये 2024 तक जो है वो पूरी होंगे। तो ये थोड़ा सा आपने इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए कि यार क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से आपको पूछ लें, आपको आता होना चाहिए। मतलब हम 100% श्योर होकर जाएंगे कि यार करवाया हुआ है, छोड़ दो, कुछ भी पूछ लो, आता है हमें। तो हर चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि दो अंडरग्राउंड केबल के नाम क्या है, कौन सी दो कंट्रीज को कनेक्ट कर रही है। इससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो लंबे समय तक क्या रहेगा? याद रहेगा। तो इसमें और तो कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ये इनिशिएटिव फेसबुक का है, तो इसमें आप फेसबुक के बारे में थोड़ा सा जान सकते हो कि फेसबुक जो है वो 2004 में जो है वो उसको बनाया गया था। फेसबुक के फाउंडर और सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग हैं। हेडक्वार्टर कहां पे? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच बैंक कोलैबोरेटेड विद टाइड। अब टाइड यार ये मतलब आप वो सर्फ वाला टाइड मत समझ ना, टाइड मतलब यूके बेस्ड बिजनेस बैंकिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है ये, टू सर्व इंडियन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो बहुत जरूरी है, कोविड के कारण ये इंडस्ट्री जो है वो डाउन है बहुत ज़्यादा, तो इनको उबारना, इनको ऊपर लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग बैंक जो है वो अब टाई अप कर रहे हैं अलग अलग एजेंसीज के साथ, कि किसी तरह से जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको ऊपर हम लेके आ सकें। तो किस बैंक ने जो है वो टाई अप किया है? ताकि टाइड जो कि एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड बिजनेस बैंकिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म है, जो कि इंडियन एसएमईज को अलग अलग सहूलतें प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और ये बैंक दोस्तों कौन है? ये है हमारे पास आरबीएल बैंक। तो याद रखना है, आरबीएल बैंक के बारे में बात करें, हेडक्वार्टर आरबीएल का दोस्तों कहां पे है? आरबीएल का हेडक्वार्टर है मुंबई। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है अपनों का बैंक। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, अपनों का बैंक। और एमडी और सीईओ कौन है? विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है। और एक यहाँ पे टाइड याद रखेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ यार ये सर्फ नहीं है, ये मतलब सर्फ पाउडर नहीं है। ये टाइड जो है वो एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल बैंकिंग बिजनेस फर्म है, जो कि यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है। तो आप देख सकते हो आरबीएल बैंक, टाइड,
टाई अप फॉर द एसएमईज फोकस्ड इंडियन प्लेटफॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका मेन फोकस यही रहेगा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। मतलब टाइड जो है वो सबसे पहला मतलब ऐसा कंट्री चुन रहा है अपनी यूनाइटेड किंगडम के बाहर, और वो कौन सा कंट्री है? इंडिया, ताकि वो एसएमएस तक जो है वो अपनी पहचान जो है वो करवा सके और एसएमएस को अलग अलग तरह की चीजें जो है वो प्रोवाइड कर सके। इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें वो अलग अलग तरह के करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जो कि ऑलरेडी आरबीएल बैंक के थ्रू जो ऑलरेडी आरबीएल बैंक के कस्टमर जो हैं वो यूज कर रहे हैं। तो टाइड बिजनेस प्लेटफॉर्म के थ्रू मतलब जो भी आरबीएल के कस्टमर्स हैं वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप कह सकते हो, बैंकिंग सर्विसेज को कह सकते हो, अपनी बिजनेस स्किल्स को, सबको क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे, जिससे क्या होगा? वो अपनी ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज जो भी होगी टाइड प्लेटफॉर्म के थ्रू इंप्रूव करेंगे। क्योंकि टाइड प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्रांजैक्शन जो है बहुत फास्ट होती हैं, जिसके थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं? अलग अलग कंट्रीज के साथ जुड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और आरबीएल के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Which bank has signed a loan agreement of $1 billion with the Japan Bank for International Corporation to provide loans to the Japanese automobile manufacturers in India? तो पहले जो है वो जापान की तरफ से एक बैंक ने साइन अप किया था कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स जापान में बैठे हुए हैं उनको लोन वो प्रोवाइड करेंगे। अब हमने ये कर दिया हमारे बैंक ने कि यार जो जापान के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं तो उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो कौन से बैंक के साथ मिलकर जापान ने टाई अप किया है? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ये दोस्तों हमारे पास बैंक है एसबीआई। तो मतलब याद रहेगा, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है कि एसबीआई और जापान के बैंक का जो है वो टाई अप है ताकि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो है वो लोन दिया जा सके जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो एसबीआई साइंस अनदर 1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद द जेबीआईसी, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले भी ये टाई अप जो है वो कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो एसबीआई सिमिलर 1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद जेबीआईसी आफ्टर द करंट लोन एग्रीमेंट द टोटल लोन फैसिलिटी इज नाउ अबाउट $2 बिलियन। मतलब अब टोटल लोन जो, क्योंकि पहले भी 1 बिलियन का हो चुका है, अब दूसरा जो है वो हुआ है, तो टोटल लोन जो है वो कितना हो गया? 2 बिलियन। इससे क्या होगा? द फाइनेंसिंग विल असिस्ट द गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, क्योंकि वो क्या करेंगे? एसबीआई के थ्रू जो है वो इंडिया में लोन मिलेगा, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इंडिया में ही जापान की फर्म जो है वो क्या बनाएंगी? चीजें बनाएंगी। तो इससे मेक इन इंडिया कंसेप्ट जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है। और एसबीआई के बारे में सारे बच्चों को पता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। 1 जुलाई 1955 में इसको बनाया गया था अंडर द एसबीआई एक्ट ऑफ 1955। कौन है आजकल चेयरमैन? दिनेश कुमार खरा जी हैं। हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्तों। टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। वैसे बहुत सी टैगलाइन है, लेकिन आपने ये याद रखनी है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो ये टैगलाइन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ट्राइफेड साइंड एमओयू विद whom टू इंप्लीमेंट एमएसपी फॉर एमएफपी एंड वंदन योजना? तो रिसेंटली दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था कि वंदन योजना और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो ट्राइबल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको जो है वो एमएसपी देना है, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करना है। रिसेंटली इन्होंने मध्य प्रदेश के साथ भी ये साइन अप किया है। तो अब जो है ये साइन अप किसके साथ हो रहा है? अब हो रहा है दोस्तों दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो दोनों यूटीज को कंबाइन कर दिया गया है। तो हम भी यहाँ पे कंबाइन करके ही लिख रहे हैं। तो फोकस क्या होगा कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी ट्राइबल लोग इकट्ठे करते हैं, या आप कह सकते हो कि जो इनके पास जॉब नहीं है, वो ट्राइबल या फॉरेस्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सारे के सारे इसको इकट्ठा करते हैं, तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ट्राइफेड ने ये साइन अप किया है कौन सी यूटी के साथ? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के साथ ये टाई अप हुआ है। और एक वंदन विकास केंद्र भी खोला जाएगा। वंदन विकास केंद्र का दोस्तों फायदा ये है कि ये इनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी करेंगे, ये इनके प्रोडक्ट्स को बाहर भी बेचेंगे, जिससे क्या होगा? इनका लाइवलीहुड इंक्रीज होगा और इनकी इनकम भी क्या होगी? इंप्रूव होगी। तो याद रखना है दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। तो ट्राइफेड ने ये टाई अप जो है वो किया है। तो मेरे ख्याल से याद रहेगा। और ट्राइफेड जो है वो मैं हर रोज कुछ ना कुछ बताता रहता हूं कि ट्राइफेड का जब भी क्वेश्चन आता है कि ट्राइफेड के जो हेड है वो कौन है? वो है प्रावीर कृष्णा। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1987 में। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? न्यू दिल्ली है दोस्तों। तो आप यहां पे देख सकते हो वंदन केंद्र जो है वो एक खोला जाएगा, और इसमें जुड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भी जुड़ा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है? यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी हैं। और ये फेयर प्राइस देने के लिए जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ये किया गया ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। तो सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ याद रखना यूटी का नाम और किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये टाई अप किया है। नेक्स्ट, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद एन स्टोर टू डिजिटलाइज ऑफलाइन रिटेलर्स एंड स्मॉल बिजनेस?
तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से, किसके साथ मिलके, एन स्टोर के साथ मिलके। एन स्टोर ने इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की है। एन स्टोर जो है वो एक कंपनी है जिसका नाम है एन स्टोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने एक ऐप डिजाइन करके दी है इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को। और ऐप का नाम दोस्तों क्या है, याद रखना है, ऐप का नाम क्या है, एन लिंक्स। और एन स्टोर ने इसको डिजाइन किया, तो याद रखना है एन लिंक्स इसका जो है वो नाम है। अब क्या होगा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हैं वो एन लिंक्स ऐप को खोलेंगे, उसमें रजिस्टर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकती है, और उसमें अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो बेच सकते हैं। लाइक करियाना स्टोर है, मेडिकल शॉप्स वाले हैं, स्टेशनरी शॉप्स वाले हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल स्टोर्स हैं, तो वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये बैंक दोस्तों कौन सा है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या इसमें होगा। सिंपली याद रखना है कि एन लिंक्स एप्लीकेशन का नाम है, उस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी कस्टमर्स हैं वो रजिस्टर करेंगे और अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पे बेच सकते हैं। उससे उनकी इनकम क्या होगी, जो है वो इंक्रीज होगी, और साथ ही वो अपने डिजिटल पेमेंट्स भी ले सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू। लाइक वो यूपीआई कर सकते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट आपका है तो यहां से भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो याद रहेगा जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, नितिन चुग हैं। याद रखेंगे, नितिन चुग। हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों इसका, बेंगलुरु है, मतलब मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका की। और टैगलाइन क्या है, बिल्ड ए बेटर लाइफ, बिल्ड ए बेटर लाइफ। और एन स्टोर के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे देख सकते हो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एन स्टोर के साथ टाई अप किया है ताकि उन बिजनेसमैन को डिजिटलाइज कर सकें यार जो ऑलरेडी डिजिटलाइज नहीं है। तो ये डेवलप किया है एन लिंक्स एप्लीकेशन को, किसने, एन स्टोर ने। इसके जो है वो, इसके थ्रू जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकती है और अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। रिसेंटली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक मनी मित्रा नाम से एक न्यू चैनल लॉन्च किया था, जिसके थ्रू बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी जो कि अपने आसपास है। मतलब एक फिजिकल केंद्र जो है वो बना दिया जाएगा मनी मित्रा नाम से, जिससे क्या होगा, क्योंकि कोविड के कारण दूर जा नहीं सकते, तो अपने एरिया में आप उस मनी मित्रा के थ्रू जो है, जो लोकल बिजनेसमैन है लाइक करियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर वाले, जाके जो है वो पैसे ले सकते हैं या अपनी जो भी उनकी फैसिलिटीज हैं वो वहां से असेस कर सकते हैं। तो याद रखना है मनी मित्रा के अंदर जो है वो किसने खोले थे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What is the name of a common portal which was launched by CBIC for filing registrations and bills of entry? तो CBIC का तो दोस्तों आपको पता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की यहाँ पे बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि एक पोर्टल जो है वो हमने लॉन्च किया जिसमें आप जितनी भी बिल्स की एंट्री है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सिर्फ इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमारा इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली कस्टम्स के लिए है। जो भी बाहर से प्रोडक्ट आते हैं या जाते हैं तो उनमें जितनी भी क्लियरिंग है वो इस पोर्टल के थ्रू जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम क्या है, आइस गेट। तो याद रखना है इस पोर्टल का नाम क्या है, आइस गेट, जो CBIC की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया है। तो कॉमन पोर्टल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बिल्स ऑफ एंट्री के लिए, अगर आप मतलब ये कस्टम्स की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आइसगेट पोर्टल आपने याद रखना है, ये आपके लिए जो है वो कीवर्ड रहेगा। तो आइसगेट एंड इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे। तो ये मतलब इसके एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन चाहे मत याद करें। इज ए सिंगल पोर्टल फॉर और कस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्यूटी पेमेंट। तो जितनी भी आपने पेमेंट करनी है, कोई बाहर से आप चीज लेके आ रहे हो, बाहर बेच रहे हो, तो जितना भी टैक्स है वो सारा का सारा आप इस पोर्टल के थ्रू जो है वो पे कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, आइस गेट। और आपने याद रखना है दोस्तों, CBIC के चेयरमैन मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरपर्सन कौन है, M अजीत कुमार हैं। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेट डैश मार्केट कैप ऑन UPI ट्रांजैक्शंस फॉर TPAPs विद एग्जेम्पशंस। और TPAP का मतलब है दोस्तों ट्रांजैक्शंस फॉर थर्ड पार्टी ऐप, और उसके लिए कुछ लिमिट रखी गई है जो कि NPCI पहले भी डिसाइड कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी भी टोटल ट्रांजैक्शंस उस बैंक की होंगी तो उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम UPI जो है वो इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा UPI नहीं हो सकता। उनको हम वो कहते हैं 3 वार्निंग सिग्नल्स देंगे। पहला वार्निंग सिग्नल जो है वो 25 to 27% के बीच में मिलेगा कि अगर इतनी UPI ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, अगर आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। नेक्स्ट फिर 27 से 30 के बीच में आपको एक अलर्ट मिलेगा। अगर फिर भी ज्यादा हो रहा है तो 30% के बाद जो है वो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, और इमीडिएट इफेक्ट के थ्रू जो है वो आपको
जो है वो इसको रोकना होगा और अपने पार्टनर बैंक को जो है बताना होगा कि ये जो है वो हमारे ऊपर लिमिटेशन लग चुकी है। और ये सिर्फ थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर है। और दोस्तों ये ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है? 30%। तो सिर्फ याद रखना है यूपीआई की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कितनी लिमिट डिसाइड की कि 30% ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। तो ये जरूर याद रखना है। तो नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया कैप्स यूपीआई ट्रांजेक्शंस टू चेक मोनोपोली, ताकि ऐसे ना हो कि यार जैसे गूगल पे और फोन पे एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसमें 80% से ज्यादा जो है वो मतलब ट्रांजेक्शंस हो रही हैं। तो मोनोपोली बनती जा रही है कि एक ही या दो ही कंपनी के ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे कि इसी के थ्रू जो वो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो एक ही कंपनी की मोनोपोली ना बने, जिसके कारण जो है वो बहुत से यूजर्स को दिक्कत आ सकती है। अगर कल को उसका सिस्टम फेलियर हो जाता है, कोई ऐप नहीं चल रही है, तो बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहने के कारण हो सकती है। तो याद रखना है। और एनपीसीआई के जो चेयरमैन हैं, एमडी और सीईओ कौन है? वो हैं दिलीप अस्पे जी। तो ये आपने जरूर याद रखना है। और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। और एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं, हु साइंड ए एमओयू विद गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब ये जो हमारा गिफ्ट सिटी है उसी की एक सब्सिडरी है, लिमिटेड टू मेंटर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोफेशनल्स इन द गिफ्ट सिटी। तो किसने ये साइन अप किया है कि यार जितने भी गिफ्ट सिटी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जो है वो जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें एक स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है, मतलब सी और डी तो आंसर नहीं हो सकता। अगर स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से इनको गाइडेंस देगी, किस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज की नॉलेज देगी? तो उस स्टॉक एक्सचेंज की एक अकेडमी बनाई गई है। उस स्टॉक एक्सचेंज की क्या बनाई गई है? एक अकेडमी बनाई गई है। और उस अकेडमी का नाम है एनएससी अकेडमी लिमिटेड, मतलब उस अकेडमी का नाम हो गया एनएएल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकेडमी लिमिटेड। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका ए हो जाएगा। तो अपनी इस अकेडमी के थ्रू जितने भी गिफ्ट सिटी, मतलब मैं बात कर रहा हूं गिफ्ट सिटी का, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको? गांधीनगर, गुजरात के अंदर मिल जाएगा। तो वहां पे ये क्या करेंगे, जितने भी फाइनेंशियल लोग वहां पे बैठे हुए हैं तो उनको क्या की जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब मैन पावर को इंप्रूव किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाएगा ताकि उनको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जो है वो नॉलेज मिल सके। तो आप यहां पे देख सकते हो एनएससी अकेडमी और गिफ्ट सिटी के बीच में टाई अप हुआ है ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में उनको जानकारी मिल सके। और आपको पता ही है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का जो हेड बनाया गया था रिसेंटली 2020 में, इंजेक्ति श्रीनिवास जी को बनाया गया, जो कि पहले चेयरमैन है। उसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? गांधीनगर, गुजरात में है। तो सारी चीजें हम कर चुके हैं, सिर्फ इतना ही याद रखना और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली सागर सरहदी पास्ट अवे, ही वॉज बिलोंग टू विच फील्ड। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये शायद आपने नाम ना सुना हो, आज की जनरेशन ने ये नाम ना सुना हो, लेकिन नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, सागर सरहदी। और मैं आपको बता देता हूं, आपने शायद नाम जो है वो सुना होगा, कभी कभी मूवी आपने सुना होगा, शायद अमिताभ बच्चन जी की थी। सिलसिला मूवी सुना होगा आपने, बाजार मूवी को सुना होगा। इन मूवीज के अंदर जो है मतलब इनके काम है, इन्होंने काम जो है किया नहीं हुआ, इन्होंने डायलॉग्स जो है वो लिखे हुए हैं। चांदनी मूवी के अंदर, दीवाना मूवी के अंदर, आपने एक मूवी तो सुनी होगी कहो ना प्यार है, तो इस मूवी के अंदर इन्होंने डायलॉग्स जो हैं वो लिखे हैं। तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतने बड़े जो नाम के अंदर आपको याद रखना होगा कि ये कौन है। अगर डायलॉग लिखे हैं तो दोस्तों क्या होंगे? राइटर होंगे। ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, और इनका 87 ईयर की एज में जो है वो देहांत हो गया। मुंबई में इनका देहांत हो गया, लेकिन अगर अदरवाइज ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे अगर आज के अकॉर्डिंग हम देखें। और ये उर्दू शॉर्ट स्टोरी जो है वो स्टार्टिंग में लिखते थे, बाद में इन्होंने धीरे धीरे करके जो है वो शिफ्टिंग की। तो आप देख सकते हो कभी कभी, सिलसिला, बाजार मूवीज और बहुत फेमस मूवीज में इन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। तो सिर्फ नाम जरूर याद रखना है। सागर सरहदी कौन सी फील्ड से? राइटर एंड डायरेक्टर। ये दो चीजें याद कर लें, बहुत है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन फिर से कहना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक करना है, 700+ लाइक को अचीव करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें। Who released a report titled इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर। तो आपको पता है कि कल भी हमने क्वेश्चन किया था कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ये किसने इस रिपोर्ट को जो है वो रिलीज किया है? तो फटाफट बताएंगे यार किसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। मैं वेट कर रहा हूं आपका, 5 सेकंड आपको दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे शिकायत करते हैं कि सर टाइम नहीं देते, उसी टाइम पर आंसर बता देते हो। तो हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो ये कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि जो 372 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो सकती है इंडिया के अंदर खास करके, और 2022 के अंदर ये इन्वेस्टमेंट जो है वो पहुंच सकती है। और ये रिपोर्ट दोस्तों दी है नीति आयोग की तरफ से। याद रखना, इसको अमिताभ कांत जी ने रिलीज किया, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के। तो
याद रहेगा, सिंपल क्वेश्चन है। नीति आयोग के बारे में आपको पता ही है कि इसके चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। सीईओ अमिताभ कांत हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है, इसके हैं डॉक्टर राजीव कुमार। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। तो इस रिपोर्ट के बारे में सिर्फ इतना पढ़ना है आपने कि रिपोर्ट जो है वो किसने रिलीज की है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री विल प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस टू इंडिया ऑफ INR 1.93 करोड़ टू सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया में हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए कौन सी कंट्री जो है वो ग्रांट दे रही है, मतलब उसमें पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। और 4 अलग अलग जगह के साथ उन्होंने ये टाई अप किया है। मतलब गाजियाबाद के एक आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने हैं। एक आप कह सकते हो यूपी के अंदर ही एक हॉस्पिटल है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, वहाँ पे कुछ खरीदना है मेडिकल इक्विपमेंट्स। फिर हरदयाल एजुकेशन एंड ऑर्फन्स वेलफेयर सोसाइटी, वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए उत्तर प्रदेश में ही। और एक जो है वो मणिपुर के अंदर जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए शहजा हॉस्पिटल के लिए। लेकिन आपने ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नाम नहीं है। तो ये लोन दोस्तों कौन सी कंट्री दे रही है, ये दे रही है जापान। बेसिकली लोन नहीं है, ये ग्रांट है। तो लोन मत समझे इसको, ग्रांट है मतलब ये पैसा वापस नहीं करना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रांट एंड द लोन। तो और ये जापान दे रहा है। इससे पहले भी जापान जो है वो बहुत सा लोन इंडिया को दे चुका है, स्पेशली फॉर द कोविड-19। लेकिन ये फिर से जापान जो है वो ऐसा कर रहा है। तो एक फ्रेंडली कंट्री जो है वो इंडिया के लिए बनता जा रहा है। और कैपिटल जो है वो टोक्यो रहेगी, करेंसी जो है वो येन रहेगी, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिडे सुगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला सेक्शन है हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसमें पहला है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2021 31 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो मतलब एक अलग से दिन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी एक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि किस तरह से लाइव्स ऑफ ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको हमने बदलना है, एजुकेट करना है। और जनरल पब्लिक को भी जो है वो हमने क्या करना है, एजुकेट करना है, ताकि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके बारे में नॉलेज जो है वो उनको मिल सके। और किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, और कोई भी तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। ये 31 मार्च को इंटरनेशनल लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सिर्फ याद रखना है 31 मार्च। नेक्स्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर डिडियर रत्सिराका पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक नाम जो है वो आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। नाम क्या है, दिदियर रत्सिराका। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कुछ ही दिन पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो कौन सी है, एंतनानारिवो। ANTANANARIVO, एंतनानारिवो। और दोस्तों करेंसी कौन सी है, करेंसी है मेलागेसी एरियरी, AREARY। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, कैपिटल और करेंसी। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नाकादुम्बा सिन्हाला रामास्वामी सदाशिवन। तो देखो पिछले 3 नाम तो बहुत ही सिमन है, सिन्हाला, रामास्वामी, सदाशिवन, और आगे है नाकादुबा। न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई डिस्कवर्ड। तो मतलब एक नई स्पीशीज बटरफ्लाई की मिली है। तो आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है इसका नाम देके कि यार ये किसकी स्पीशीज है। तो अपने याद रखना है बटरफ्लाई की जो है वो स्पीशीज है, और कहाँ पे मिली है, वेस्टर्न घाट में मिली है। और इसका नाम जो है वो मतलब 4 रिसर्चर्स के नाम से जो है वो रखा गया है। तो जैसे कलेश सदाशिवन थे, के बैजू थे, है ना, राहुल नोट थे, तो लेकिन आपने एस रामास्वामी थे, तो मतलब उनके नाम से जो है ये रखा गया है। तो सिन्हाला, रामास्वामी, सदाशिवन, यही याद कर लें तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन एस्कैप फोरकास्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ टू 7% इन फाइनेंशियल 21 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिवाइड की है 7.7% के लिए। मतलब इंडिया जो है 7.7% जो है वो गिरेगा, उसका ग्रोथ रेट गिरेगा। और वो कौन से ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। लेकिन 7% तरक्की भी होगी अगले साल, वो कहते हैं 21 के अंदर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। याद रखना है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बैंकॉक के अंदर, मतलब थाईलैंड के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थिंक टैंक इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन सेलिब्रेट फाउंडेशन डे ऑन March 27। तो यार हमने रिसेंटली किया था कि जो ये
इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन है, इसने इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन के साथ टाई अप किया था ताकि माइग्रेशन के ऊपर हम क्या कर सके, काम कर सके। तो इसीलिए जो है आज फिर ये नाम आया है, तो आपने याद रखना है इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन जो है फाउंडेशन डे मनाता है 27 मार्च को। तो मतलब 27 मार्च को 75 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन जो है वो ये किए गए हैं। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के होते हैं, और वो कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी। नेक्स्ट आते हैं इंडियन नेवी INS 310 सेलिब्रेट्स डायमंड जुबली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन नेवी का एक ऐसा मतलब आप कह सकते हो शिप है जिसने डायमंड जुबली जो है वो सेलिब्रेट कर ली। 21 मार्च को ये डायमंड जुबली जो है वो इसने सेलिब्रेट किया। और इसका मैं एक शॉर्ट नाम बता देता हूँ, इसका जो शॉर्ट नाम है उसको किस नाम से जानता है, कोबरास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोबरास के नाम से जाना जाता है। और INS का मतलब है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, मतलब ये एयर स्क्वाड्रन का है जिनको कोबरास के नाम से जाना जाता है, और INS हंसा के साथ मिलकर जो है ये काम करते हैं। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये इसने डायमंड जुबली जो है सेलिब्रेट की है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है 31 मार्च 2021 का। क्वेश्चन क्या था, पंजाब हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ इनअंडेशन कैनल्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। कहाँ से पानी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कैनल्स को भेजा जाता है। और मैंने आपको 2 हिंट दिए थे, एक तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की, इंडस की, और दूसरा मैंने कहा था कि ये पंजाब स्टेट की लॉन्गेस्ट रिवर भी है। तो दोस्तों आंसर जो है वो क्या होगा, आंसर इसका होगा सतलुज रिवर। तो याद रखना है सतलुज जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है इंडस की, और पंजाब की भी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इवन पंजाब की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो झेलम जो है वो पंजाब में नहीं बहती, चेनाब जो है वो पंजाब में नहीं बहती, ब्यास जो है वो सतलुज में ही आके मिल जाती है। तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारे पास, गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू ग्रोथ ऑफ विच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है SSC 2016 में पूछ लिया गया था। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ खत्म होने वाले हैं यार ये क्वेश्चन। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। तो फटाफट आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन यार मैं आपको बता चुका हूं कि टारगेट हमने रखा हुआ 700+ लाइक्स का, तो ये आपने जो है वो अचीव करवाना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यार बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अफेयर्स क्लाउड की PDF जो हैं उनसे आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि किस तरह से आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो आज ही यार 1 साल की या 2 साल की सब्सक्रिप्शन को बाय कर लें, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें करियर्स क्लाउड के नाम से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, और इसके ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करते हो ASH10। और गाइस आप 2020 की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना होगा affairscloud.com/current affairs। और 2020 की सब्सक्रिप्शन आपको 6 महीने की भी मिल जाएगी, मतलब लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे, और उसका प्राइस भी बहुत कम है। उसके लिए भी आप कोड यूज कर सकते हो, कौन सा, ASH10। और गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 90 से 95% करंट अफेयर हमारे ही करवाए हुए करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो यही अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी, यही हमारी टीम का हार्डवर्क है कि हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होने देते। इवन अगर हमें कोई करंट अफेयर 5 दिन के बाद भी हमें किसी न्यूज़पेपर से मिलता है तो हम उसको भी कवर कर लेते हैं, ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। तो गाइस हमेशा खुश रहें, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहेंगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।